हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा नीति संचालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 30, वो भी हिंदी में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलो इसको पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो 1815 के उपरांत में रूढ़िवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप में सरकारी झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के रूप रूढ़िवाद के स्थानीय संस्थाओं, रीति रिवाज, परंपरा को मान्यता दे दी एवं तीव्र परिवर्तन के साथ स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। किस पे? क्रमिक विकास पर। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद आपका आता है टॉपिक 1815 की वियना संधि। ठीक है, तो 1815 की वियना संधि में क्या, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उस इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। फिर उसके बाद आपके आते हैं ड्यूक मेटरनिक और जोसेफ मैथ्यूनी। अगर आपको चलो सबसे पहले ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ड्यूक मेटरनिक थे, उनका जन्म हुआ था 15 मई 1773 को। ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। 1804 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था, यदि फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना, सीबीएसई में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताओ, अगर फ्रांस चीखता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो आपको क्या लिखना है? ड्यूक मेटरनिक ने। फिलहाल हम पढ़ते हैं। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध में उपरांत यूरोप के पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवाद तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ये तो थे ड्यूक मेटरनिक जी। अब पढ़ते हैं जोसेफ मैथ्यूनी जी। तो जो जोसेफ मैथ्यूनी जी थे, उनका जन्म हुआ था 1807 में, जेनोवा में हुआ था। कहाँ? जेनोवा में। और कुछ समय पश्चात यह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला था यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोसेफ मैथ्यूनी ने कौन से 2 संगठनों की स्थापना की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप। मैथ्यूनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों के रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिक ने। ये क्वेश्चन अभी नीचे है तो इसको करेंगे। आप करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वियना संधि में मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये रही आपकी पूरी वियना संधि की जितनी भी विशेषताएँ थीं, ये रही। आपको ये चारों विशेषताएँ लिखनी है आपकी कॉपी में। तो वीडियो पॉज करो और लिखना चालू करो, और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोल रहा है, मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। मेटरनिक की क्या भूमिका थी? तो देखो, जो ड्यूक मेटरनिक थे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूक मेटरनिक ने राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। और वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन के युद्ध के उपरांत यूरोप में पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से नेपोलियन से लेके सक्रिय भूमिका निभाई तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मेटरनिक ने जोसेफ मैथ्यूनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वह किस सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे? तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आ गया आपका। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्योंकि
उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो आप यहाँ से लिखना चालू कीजिए। पहला था मर्सिन ने यंग इटली और दूसरा बर्मन ने यूरोप के विरोध। यहाँ से आप लिखिए पहले से लेके यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि उन्होंने प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवाद के मन में भय भर दिया था। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखिए। चौथा क्वेश्चन देखो, नेपोलियन युग में उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? ये सबसे ऊपर आपका आंसर ये रहा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1815 से लेके जोड़ दिया तक। ये मैंने पहले से ही ढूंढ के रखा था। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप में सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादों की स्थापित संस्था रीति रिवाजों परंपराओं को मान्यता दी, तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।